जब मैं भी टीसीएस में थी ना, तो सारे लोगों ने मुझे डरा दिया था कि एक बार सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन कर लोगे तो प्रोडक्ट बेस्ड में जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल्स ही नहीं आते। तो दोनों प्लेसेस पे मुझे मोर देन 100% हाइक मिला है, like TCS to Samsung also 100% and then again more than 100% from Samsung to Microsoft। अगर मैं उसी टाइम छोड़ देती कि ठीक है कॉल आ ही नहीं रहा है तो छोड़ देती हूँ, तो फिर आई वुड नॉट बी इन माइक्रोसॉफ्ट राइट नाउ। आराम से 7-8 बजे तक आती थी, उसके बाद एनर्जी नहीं बचती थी कि कुछ भी पढ़ाई करूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आप सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कैसे जा सकते हैं, और एक जनरल वीडियो भी होगी बिकॉज ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करना है, काफी उससे सिमिलर होगी, कैसे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाएं, डीएसए की कैसे तैयारी करें। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ हैं स्वाति, जो हमें बताने वाली हैं कि कैसे उन्होंने सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच किया था। तो पहले स्वाति को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मैं। तो राइट आउट ऑफ कॉलेज स्वाति ने पहले ज्वाइन करी टीसीएस, उसके बाद 5 महीने वहाँ काम करके शी ज्वाइंड सैमसंग, एंड देन आफ्टर वर्किंग फॉर इन सैमसंग फॉर 1.5 years now she has switched to Microsoft. So Swati, congratulations on your Microsoft offer. Thank you, Amisha, and first of all I would like to say thank you for having me here. आप ये बताइए स्वाति कि आपको हाइक कितना मिला था आप जब टीसीएस से सैमसंग गए थे और फिर अब सैमसंग से माइक्रोसॉफ्ट में? ओके, तो दोनों प्लेसेस पे मुझे मोर देन 100% हाइक मिला है, like TCS to Samsung also 100% and then again more than 100% from Samsung to Microsoft। ओके ओके, तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। तो ये बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि कैसे सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कैसे जाएं, तो आज पूरी उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आपने टीसीएस से सैमसंग जब शिफ्ट किया तो वो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी और कैसे तो आपने प्रिपेयर किया, क्या आपकी जर्नी रही? सर्विस बेस्ड कंपनी का थोड़ा इंटरव्यू प्रोसीजर डिफरेंट रहता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होता है कि मेन राउंड डीएसए होता है, और सर्विस बेस्ड कंपनी में प्रोजेक्ट्स पूछते हैं या फिर कुछ कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूछते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन डीएसए का बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने डीएसए अपने लास्ट में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। तो जब मेरा कॉलेज एंड हुआ तो आई वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद डीएसए, सो आई वाज नॉट एबल टू क्रैक एनी ऑफ कैंपस जॉब आल्सो, एंड सो मैं सर्विस बेस्ड कंपनी से स्टार्ट की थी करियर। देन आफ्टर स्टार्टिंग माई जर्नी विद टीसीएस, उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि मुझे अब प्रोडक्ट बेस में तो जाना ही है, तो फिर मैंने टीसीएस ज्वाइन करते ही फिर डीएसए रेगुलर करना स्टार्ट कर दिया। सो आफ्टर फिर 5 to 6 months में मुझे सैमसंग का जब अपॉर्चुनिटी मिला, देन आई वाज वेल प्रिपेयर्ड विद डीएसए, एंड सो फिर आई वाज एबल टू क्लियर दैट। सो बेसिकली तो डीएसए प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए अगर किसी भी प्रोडक्ट बेस में जाना है तो। उसके बाद फिर आपने सैमसंग से माइक्रोसॉफ्ट में जब स्विच किया तब आपने मतलब क्या प्रिपरेशन करी और क्या डिफरेंस था? ओके, सो जब मैं सैमसंग में आई उसके बाद तो डीएसए मैंने छोड़ ही दिया था, क्योंकि आई वाज प्रिपेयर्ड विद डीएसए। तो मैंने फिर अपने प्रोजेक्ट्स पे जो भी ऑफिस के काम थे उस पर ही फोकस किया। बट अराउंड लाइक 4 to 5 months बिफोर आई वाज प्लानिंग फॉर अ स्विच। उसके बाद मैंने दोबारा से डीएसए स्टार्टिंग से वापस से रिवाइज किया, एंड उसके साथ जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स थे सैमसंग में, फिर मैंने जो भी कॉलेज में किया था और टीसीएस में जो भी प्रोजेक्ट्स थे, वो सबके बेसिस पे सारे क्वेश्चन हुए थे माइक्रोसॉफ्ट में। तो माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू में डीएसए भी इम्पोर्टेंट था, और जो भी मेरा प्रीवियस वर्क है ये दोनों का मिक्स थे क्वेश्चंस। मतलब आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट में भी एज SD1 ज्वाइन किया या SD2 ज्वाइन किया है? SD1 ज्वाइन किया मैंने। ठीक। तो अब ये बताइए क्या सैमसंग के इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे, मतलब इंटरव्यू राउंड कैसा था? डीएसए पूछा, सिस्टम डिजाइन पूछा, क्या पूछा था एग्जैक्टली? ओके, सैमसंग से स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले तो कोडिंग टेस्ट होता है सैमसंग का। तो अभी प्रोसीजर थोड़ा चेंज हो गया है, लाइक अभी पहले कोविड से पहले और अभी का सिमिलर टेस्ट पैटर्न है। उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और उसके लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है। सो कोडिंग टेस्ट में बस यही पैटर्न होता है सैमसंग में, और उसमें कुछ भी एसटीएल वगैरह यूज नहीं कर सकते कोडिंग टेस्ट में। लेकिन अभी जब मैं ज्वाइन की थी तो 2 साल के लिए, लाइक फॉर 2021 बैच और 2022 बैच, उस टाइम पे ये चेंज हुआ था पैटर्न, और उस टाइम पे नॉर्मल डीएसए राउंड होते थे। तो जब मैं सैमसंग का टेस्ट दे रही थी तो 3 क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे, अराउंड 120 मिनट्स का टाइम था। सो बस यही था, डीएसए के बेस्ड क्वेश्चंस थे। सो इट वाज अराउंड अ लीड कोड मीडियम लेवल क्वेश्चंस। सो आई वाज एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ द 3 क्वेश्चंस। तो उसके बाद मुझे फिर कॉल आया इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू भी बेसिकली वहाँ पे 45 मिनट्स to 1 hour का इंटरव्यू था। उसमें स्टार्टिंग के 30 मिनट्स 35 मिनट्स मुझे डीएसए क्वेश्चन से पूछे गए थे।
एक 3 क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए डीएसए के। 2 क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली पहले अप्रोच बताना था, उसके बाद मुझे उसका कोड लिखना था, ऑप्टिमाइज करना था, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ मुझे अप्रोच बताना था। तो बस ये हुआ। और उस लास्ट में मुझसे फिर कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर डीबीएमएस, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह कुछ भी नहीं पूछा गया था सैमसंग में। सो इट वाज ओनली डीएसए एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ओके ओके, तो मतलब सिस्टम डिजाइन भी नहीं पूछा आपसे? सिस्टम डिजाइन नहीं पूछा, जस्ट मुझे 5 महीने हुए थे ज्वाइन किए हुए टीसीएस, एंड देन आई स्विच, तो आई ज्वाइंड एज अ फ्रेशर ओनली। तो वहाँ पे कुछ भी सिस्टम डिजाइन का कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये एक डाउट रहता है कि सिस्टम डिजाइन होता है या नहीं होता है। तो अब उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता दीजिए कि उसमें आपसे क्या पता था, क्योंकि इस टाइम एक्सपीरियंस था, मतलब हाँ, इस साल मुझे अराउंड 2 इयर्स के एक्सपीरियंस हो गए थे, लाइक ओवरऑल टीसीएस और सैमसंग दोनों को इंक्लूड करके 2 इयर्स हो गए थे। तो यहाँ पे मेरे पहले एक कोडिंग टेस्ट हुआ। माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना प्लेटफॉर्म होता है कोडिलिटी, उस पे वो लोग डीएसए के क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें था कि 80 मिनट्स के अराउंड टाइम था और 2 डीएसए के क्वेश्चन थे। सो दैट वाज अराउंड मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हार्ड था एंड एक क्वेश्चन मीडियम था। सो इट वाज डीएसए राउंड। और उसके बाद मुझे 4 इंटरव्यू राउंड्स हुए थे माइक्रोसॉफ्ट में। इसमें पहला राउंड में डीएसए बेस्ड था, सेकेंड राउंड में मुझसे लो लेवल डिजाइन के क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ राउंड हायरिंग मैनेजर राउंड था। तो इसमें बेसिकली बस प्रोजेक्ट डिस्कशन हो रहा था, और बाकी मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए, जो भी चीजें मैंने रेज्यूमे में लिखा है, सब कुछ पूछा गया। फिर जो भी मेरे सैमसंग में लास्ट प्रीवियस वर्क था, फिर जो उससे पहले मैंने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या फिर इंटर्नशिप किए हैं, जितना कुछ भी मेरे रेज्यूमे में मेंशन था, लाइक आई वाज आस्क्ड क्वेश्चन ऑन ऑल ऑफ दैट। लाइक 2 राउंड्स हुए थे हायरिंग मैनेजर के, तो थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड दोनों में बस प्रोजेक्ट्स पे ड्रिल डाउन था। ठीक है, तो मतलब एक्सपीरियंस के बाद आपका फिर ये सब चीजें भी पूछते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह? तो हाँ, प्रोजेक्ट्स तो पूछते हैं। लाइक सैमसंग जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम बस उन्होंने कंप्यूटर फंडामेंटल्स और डीएसए बेस्ड राउंड्स हुए थे, बट इस बार प्रोजेक्ट्स पे भी फोकस था और लो लेवल डिजाइन भी इंक्लूडेड था। ओके, एक हाई लेवल डिजाइन, सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस नहीं थे, क्योंकि लाइक मेरा SD1 है, लाइक मोर देन SD2 के लिए अगर अप्लाई करो तो बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं हाई लेवल डिजाइन के, बट मुझसे नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो हाँ, तो ये आई थिंक क्योंकि आप एक्सपीरियंस के बाद अगर ज्वाइन करते हो तो आपसे लो लेवल डिजाइन पूछते हैं, बट मेरा माइक्रोसॉफ्ट में एज इंटर्न का जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब उस टाइम तो डीएसए और कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूछे थे, तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस पे करता है। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, वो तो है। तो अब ये बताइए आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसे किया आपका, मतलब क्योंकि पहले सैमसंग में उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड में रेज्यूमे ही नहीं शॉर्टलिस्ट होते, या बहुत इन जनरल भी रिजेक्शंस का काफी रहता है, तो इसके बारे में आपने कैसे किया मतलब? ओके, सो बेस्ट थिंग होता है कि हम रेफरल ले लें। अगर हम ऑनलाइन पोर्टल से अप्लाई करते हैं फिर तो लाइक सिलेक्शन का चांस बहुत कम है, लेकिन रेफरल के थ्रू इंटरव्यू कॉल्स आते हैं। और ये एक बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में कोई है तो उसे प्रोडक्ट बेस्ड से कॉल नहीं आएगा। जब मैं भी टीसीएस में थी ना, तो सारे लोगों ने मुझे डरा दिया था कि एक बार सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन कर लोगे तो प्रोडक्ट बेस्ड में जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल्स ही नहीं आते हैं। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, लेकिन सबने मुझे बहुत डरा दिया था। बट लेकिन उसके बाद मुझे अभी पता चला कि ऐसा बस ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास रेफरल है एंड अगर स्किल्स है तो इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाता है, अगर रेज्यूमे अच्छे से बनाया हुआ है, उसमें सारे स्किल्स मेंशन है। और मेन एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कीवर्ड्स मेंशन करना है रेज्यूमे में, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में है। जैसे बहुत बार कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट में अभी जब मैंने अप्लाई किया तो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि डीएसए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये सारी चीजें हम जनरली रेज्यूमे में इंक्लूड नहीं करते हैं। टेक स्टैक इंक्लूड करते हैं, लाइक C++, जावा, कुछ भी, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीएसए, ये सब वर्ड्स इंक्लूड नहीं करते। तो ये भी कभी कभी कुछ फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है लाइक रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के लिए, कीवर्ड बेस्ड पे। ठीक है, तो आपकी कितनी अब आपने ये तो बता दिया कि आप सिलेक्ट हुए, बट आपको कितनी रिजेक्शंस मिली थी ये भी बता दो आप। ओके, सो मेरे लिए अभी जिस टाइम पे, अभी तो हायरिंग जैसे काफी टाइम से हायरिंग फ्रीज पे था, तो जब स्विच करने का सोच रही थी तब मैं जहां भी अप्लाई कर रही थी मेरे रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है एंड इंटरव्यू कॉल्स भी नहीं आ रहे। तो मैंने अपना 2-3 बार तो रेज्यूमे अपडेट किया कि मे बी मेरे रेज्यूमे में प्रॉब्लम है। फिर मैं हर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए अलग अलग कीवर्ड्स डालती थी, हर जॉब के रोल के लिए स्पेसिफिक रेज्यूमे बनाती थी और फिर भेजती थी। तो भी बहुत टाइम के बाद मैं रेफरल भी बहुत सारे कंपनी में ले रही थी, लेकिन नहीं आ रहे थे कॉल्स। बट उसके बाद मैंने यही प्रोसेस कंटिन्यू किया 3-4 महीने तक। उसके बाद मुझे 1-2 कंपनी से और आया था कॉल एंड देन इट वाज माइक्रोसॉफ्ट। सो मैंने बहुत जगह पे अप्लाई किया, लेकिन सारी जगह रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था।
हाँ, मतलब तो रिजेक्शन मिलना काफी नॉर्मल है, तो रिजेक्शन मिलने ये से बहुत ही नॉर्मल है। बस यही है कि रिजेक्शन से डिमोटिवेट नहीं होना। अगर मैं उसी टाइम छोड़ देती कि ठीक है कॉल आ ही नहीं रहा है तो छोड़ देती हूँ, तो फिर आई वुड नॉट बी इन माइक्रोसॉफ्ट राइट नाउ। तो बस वही है, रिजेक्शन मिलेगा, बस फेस करके आगे बढ़ते रहना है। ट्रू ट्रू। और एक चीज आप ये बताइए कि आपने प्रिपेयर कैसे किया, मतलब क्योंकि जॉब के साथ प्रिपेयर करना, मतलब मैं जॉब अभी स्टार्ट की और मैं अभी से आके से थक जाती हूँ, मतलब वीडियो बनाना भी मुश्किल है, तो कैसे आपने प्रिपेयर किया स्विच करने के लिए, पहले टीसीएस टू सैमसंग और फिर सैमसंग टू माइक्रोसॉफ्ट? यस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब मैं टीसीएस में थी, तब जब मुझे प्रिपेयर करना था सैमसंग के लिए, सो दैट वाज इजी क्योंकि मेरा रिमोट वर्क था उस टाइम। मैंने अराउंड कोविड के टाइम पे ज्वाइन किया था, तो उस टाइम सारी ऑफिसेज नहीं खुली थी, तो मेरा रिमोट वर्क था। तो मैंने 5 महीने अच्छे से डीएसए प्रिपेयर किया था, लेकिन मुझे बहुत टाइम मिल जाता था ऑफिस के बाद। बट अभी मैं जब सैमसंग में थी, तो मुझे मिनिमम 4 डेज ऑफिस जाना होता था। तो कभी कभी किसी वीक में एक दिन वर्क फ्रॉम होम मिलता था, कभी कभी नहीं भी मिलता था। तो उस केस में प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल था। बट मैंने एक रूटीन बनाया कि एटलीस्ट मुझे एक क्वेश्चन तो करना ही है डीएसए का, क्योंकि काफी टाइम से डीएसए का प्रैक्टिस छूट गया था। तो वापस से रिकॉल करने में भी मैंने बस ये बनाया कि ठीक है मैं 2 घंटे 3 घंटे नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन मुझे एटलीस्ट 1 घंटे तो रोज निकालना है पढ़ने के लिए। तो वही मैं थोड़ा टाइम निकालती थी ऑफिस से आने के बाद। और मेरा ये था कि मैं टाइम पे ऑफिस जाने लगी। पहले मेरा था कि मैं लेट से, हमारे ऑफिस में फ्लेक्सिबल टाइम होता है कि किसी भी टाइम जा सकते हैं ऑफिस, किसी भी टाइम आ सकते हैं। तो उस केस में अगर हम लेट से ऑफिस जाते, पहले मैं जाती थी 10 साढ़े 10 तक ऑफिस जाती थी, फिर आराम से 7-8 बजे तक आती थी। उसके बाद एनर्जी नहीं बचती थी कि कुछ भी पढ़ाई करूँ। तो फिर मैंने जल्दी ऑफिस जाना स्टार्ट किया। लाइक अराउंड 8:30 तक मैं ऑफिस पहुंच जाती थी। तो मैं 6 PM तक फ्री हो जाती थी। उसके बाद मेरे पास 5-6 घंटे आराम से टाइम मिलते थे पढ़ने के लिए। तो उसी में मैंने फिर लो लेवल डिजाइन प्रिपेयर किया, फिर डीएसए प्रिपेयर किया। तो बस वही है कि टाइम को थोड़ा अच्छे से मैनेज करके उसके बाद टाइम निकाला कि रोज थोड़ा तो पढ़ना ही है। काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। अब आप ये बताओ कि प्रिपेयर कहाँ से किया, लाइक रिसोर्सेज, क्योंकि आपने बोला डीएसए, उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स और उसके बाद फिर लो लेवल डिजाइन, तो ये सब आपने कहाँ से प्रिपेयर किया? लाइक डीएसए जैसे मैंने पहले से प्रिपेयर मेरा था, बस मुझे एक बार रिवाइज करना था। तो अभी मैंने बस टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो लीड कोड पे भी टॉप 150 क्वेश्चंस, टॉप 75 इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो वही सारे मैंने बस दोबारा से सॉल्व किया, बस दोबारा कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने के लिए। बट अगर किसी को स्क्रैच से पढ़ना है, डीएसए स्टार्टिंग करनी है, तो उसके लिए यूट्यूब रिसोर्सेज बेस्ट। अब लीड कोड करना स्टार्ट करो, टॉपिक वाइज स्टार्ट करो, और उसके बाद जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे अवेलेबल है। जिसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है वो देख सकते हैं। मैंने तो अभी बस इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए टॉप क्वेश्चंस किए थे, बिकॉज एक बार मैंने ऑलरेडी डीएससी कंप्लीट कर रखा था, तो ये बस मेरा रिवीजन था। और बाकी लो लेवल डिजाइन के लिए लो लेवल डिजाइन के क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे इंटरनेट पे। बस उसमें था कि एक एक क्वेश्चन पे खुद से कोड लिखना है, फिर कौन से डिजाइन पैटर्न्स यूज हो रहे हैं। इसके लिए एक बुक है लो लेवल डिजाइन का, मैंने हेड फर्स्ट डिजाइन पैटर्न्स मैंने वो फॉलो किया था डिजाइन पैटर्न्स पढ़ने के लिए। और फिर बाकी जो भी एप्लीकेशन डिजाइन करने होते हैं उसका कोड मैं सारे एप्लीकेशन का, जैसे एक दिन ऑफिस से आई तो मैं देख थोड़ा कोड लिख ली, उसमें कुछ एरर्स आ रहा है, फिर अगले दिन मैं उसे दोबारा सॉल्व करके फिर होता था कि ठीक है मेरा बन गया। लाइक 1-2 दिन में मैं एक एप्लीकेशन का कंप्लीट करती थी। तो वैसे करके मेरे धीरे धीरे मैंने 10-15 एप्लीकेशन के किए। उसके बाद इतना करने के बाद अगर कोई भी अगर न्यू एप्लीकेशन डिजाइन करने आ रहा है तो वो हो जाएगा। एचआर राउंड वगैरह के लिए या फिर प्रोजेक्ट की बात करने के लिए, ये सब आपने कहाँ से तैयार किया कि जैसे सैमसंग में आप क्या काम कर रहे हो, या इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं होती? इसकी प्रिपरेशन तो नहीं होती, बस ये है कि जो भी अपना प्रोजेक्ट है उसके बारे में एक बार तो वो होता है कि खुद से बैठकर मतलब वो रिकॉल करो कि तुमने स्टार्टिंग 1-1.5 साल में, जैसे मैं सैमसंग में थी तो मैंने क्या क्या किया है, मैंने वो पॉइंट्स नोट डाउन किया। फिर उसमें क्या क्या टेक स्टैक यूज हुआ है, मतलब मैंने जितना भी 1 साल में किया मैंने एक बार पॉइंट्स नोट डाउन कर लिया कि मुझसे अगर अचानक से पूछा जाएगा कि मैंने सैमसंग में क्या किया है, तो वो होता है कि अचानक से याद नहीं आता कि बहुत टाइम हो गया 1-1.5 साल में क्या क्या किया है। तो बस मैंने एक बार नोट्स बनाया पूरा कि मैंने क्या क्या किया है। उसके बाद अगर मेरे प्रोजेक्ट से कुछ भी क्वेश्चन होता था तो बस मुझे याद रहता था कि क्या बोलना है। तो उसकी प्रिपरेशन नहीं है, बस एक बार वो नोट डाउन करना है कि क्या क्या किया खुद के लिए वो बस। तो आई थिंक आपने काफी कुछ बता दिया, सो थैंक यू सो मच। एक लास्ट कुछ आप फाइनल, अगर किसी को जो स्विच करना चाहते हैं या फिर जो फ्रेशर्स हैं, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी, कोई लास्ट एडवाइस अगर आप देना चाहते हो? ओके, लास्ट एडवाइस तो यही है कि रिजेक्शन से बस डिसअपॉइंट नहीं होना है। रिजेक्शन सबको सबके आते हैं, बस वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो रिजेक्शन को फेस करके आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते रहते हैं। तो वो खुद मेरे साथ हो चुका है, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, फिर भी मैं बार बार अप्लाई करती थी, नहीं आता था इंटरव्यू कॉल फिर भी करती थी, फिर जाके एक दिन आ गया। तो बस वही है, एक दिन आ जाएगा, बस उस टाइम का वेट करना है और गिव अप नहीं करना। ठीक है, थैंक यू स्वाति। और
स्वाति का यूट्यूब चैनल भी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपने काफी डिटेल में बताया हुआ है सब कुछ, तो वो जरूर चेकआउट करिए। उसमें सैमसंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस और काफी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं। तो और आप स्वाति को लिंक्डइन वगैरह पे भी फॉलो मैसेज कर सकते हैं, कुछ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। थैंक यू अमीशा, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और बाकी सारी वीडियोस भी चेकआउट करिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको डेफिनेटली काम भी आएंगी। सो विद दैट थैंक यू एंड सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।